आपको सीधा विधानसभा की कार्यवाही में लेकर चलते हैं। इरिगेशन के मद में कहते हैं मेवात क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार 100 क्यूसेक की मेवात फीडर कैनाल का निर्माण करेगी। 2022-23 में फिर से कहा जाता है, पेज नंबर 47 पहले 200 क्यूसेक की थी, इसे बढ़ाकर 200 क्यूसेक कर दिया गया, लेकिन काम आज तक नहीं शुरू हुआ। सर, मैं ये बताना चाहता हूं 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव से पहले इसका शिलान्यास भी कर दिया था। सर, बजट में अगर कोई चीज दी गई है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, नहीं तो बजट की अगर विश्वसनीयता नहीं रहेगी। इसी तरीके से सर 2021-22 में पेज नंबर 30 में कहते हैं कि शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में डेंटल कॉलेज बनाया जाएगा नल्हड़ में। फिर 22-23 में फिर से कहा जाता है कि शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में नल्हड़ में 2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज कंप्लीट कर दिया जाएगा। 2023-24 में अब तो जिक्र आया नहीं, लेकिन एक जिक्र अब नया कर दिया कि 2023-24 में कि एक्सीलेंस इन प्रिवेंटिव हेल्थ करा जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कम्युनिटी मेडिसिन को अपग्रेड किया जाएगा। सर, मैं कहना यह चाहता हूं, इसी तरह 2021-22 में एक घोषणा करी गई कि मेवात मॉडल स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल, हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, के स्तर पर अपग्रेड करके एकीकृत किया जाएगा। उसका एकीकृत तो ये क्या किया कि वो स्कूल जो है वो डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसको मर्ज कर दिया गया। मेवात मॉडल स्कूल में 8000 बच्चे जो छात्र छात्राएं अगर शिक्षा उच्च स्तर ग्रहण कर रही थी, उसका भी जो शिक्षा के महकमे के अंतर्गत दे दिया। अगर ऐसे शिक्षा विभाग सही काम कर रहा होता तो इस चीज की जरूरत ही क्या थी। सर, मैं बजट के ऊपर जब बोलता हूं तो इस बात के लिए कहते हुए कि इसमें कहा गया है कि बहुत प्रगतिशील है। सर, जिस राज्य का बजट का जो डेट पार्ट है, जो कर्जा लेने का है, 2014-15 में जिस प्रदेश में 70,931 करोड़ रुपए का कर्जा हो और 2023-24 में जो आज यहां आंकड़े दिखाए गए हैं 2,85,885 करोड़ रुपए का कर्जा है। 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ गया। और सर, उसमें जब बात करते हैं कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट ना होता, अगर जीरो डेफिसिट होता, जब भी मानते कि कर्जा लेके किसी चीज के ये वित्त विभाग को सही तरीके से उसका जो है वित्त प्रबंधन को किया गया, लेकिन कैपिटल अकाउंट में जिससे राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, जो हमारे पास पैसा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सरकार चलाने की चलता रहेगा। सर, इस साल का जो कैपिटल अकाउंट है वो सिर्फ 18,460 करोड़ रुपए का है। आप अंदाजा लगा सकते हो सर, पिछले वर्ष जो हमने इंटरेस्ट और डेट की पेमेंट करी वो ही 53,000 करोड़ पिछले साल थी, और इस साल जो दिखा रखे 64,000 करोड़। ये वित्तीय प्रबंधन, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे को पैसा ज्यादा मिलता, जब तो बात थी कि जो है लोन लिया गया, ये तो उस बात को चीरतार्थ करता है जो हमारे हुड्डा साहब हमेशा कहते हैं, कर्जा लो, घी पियो और मौज करो। ये सरकार का शायद इस तरह का सिद्धांत है। सर, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि ये सारी जितने कर्जे के सारे पैरामीटर्स है ना, इसको कह के FRBM के पैरामीटर्स हैं, उसको छुपाया जाता है। लेकिन सर, ये प्रदेश के हित में नहीं है, कहीं हम डेट ट्रैप में ना फंस जाएं। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर कर्जा लिया जाए और उसके लिए किया जाए तो लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट के लिए किया जाए तो वो ये कोई संकेत जो है अच्छे नहीं है। सरकार अपने बजट पेश करती है, बार बार उन्हीं परियोजनाओं को करती है। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को या तो घोषणाएं करने से पहले इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो बार बार रिपीटेड अगर बजट की अनाउंसमेंट्स में अगर उन चीजों को पूरा नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूं बजट की अपनी जो सैंक्टिटी है ना, जो विश्वसनीयता है, उसमें असर पड़ेगा। और इंप्लीमेंटेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, जिसके लिए महकमों को इस चीज के लिए करना चाहिए किसी चीज के लिए। सर, मैं एक ही मत को लूंगा, क्योंकि फिर आप घंटी बजा दोगे, क्योंकि आप जो है डिप्टी स्पीकर साहब तो चलते दे रहे थे लंबा, लेकिन अब आप आ गए हो तो आप करोगे। सर, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को ही लूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं
मूलभूत विकास के लिए किसी भी प्रदेश और किसी भी ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सबसे बड़े पैरामीटर्स है। सर, हेल्थ का डिपार्टमेंट का जो बजट इस साल का है वो है 7,057 करोड़। लेकिन सर जब हेल्थ की बात करते हो तो अब हेल्थ में जोड़ दिया मेडिकल एजुकेशन, आयुष, फैमिली हेल्थ और 3-4 महकमों का इकट्ठा करके तो एक महकमा बना दिया। और इसमें जब बात आती है सर हेल्थ डिपार्टमेंट की, कहूं पहले तो 300 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, सिर्फ 300 करोड़, जिसमें पूरे प्रदेश के हॉस्पिटल्स भी हैं, सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, डिस्पेंसरी हैं, पूरे प्रदेश के कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 300 करोड़। और जब बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन की, हमारे यहां सारे सदस्य जो है मेडिकल कॉलेज के, और सरकार घोषणा करती है सब जिलों में। सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 1966 में जब पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, एक ही रोहतक में मेडिकल कॉलेज था। एक ही रोहतक मेडिकल कॉलेज ने जो प्रगति और तरक्की करी, हम तो ये मानते हैं कि इसको और पीजीआई के से ऊपर भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज बनते हैं खानपुर कला में, उसके बाद मेडिकल कॉलेज बनता है शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज नूह में, नल्लड़ में। सर आज मैं ये कहना चाहता हूं 1900 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है मेडिकल एजुकेशन के। सर जब एक मेडिकल कॉलेज को बनाने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज में हजारों करोड़ लगे, सर इसको मेडिकल कॉलेज बना के कोई अस्पताल थोड़ी बनाना है। मतलब जगह जगह खोलने से ज्यादा बेहतर है सर मेडिकल कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए। आज हमारे मेडिकल कॉलेज जो है सिर्फ एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। सर मेरा यह है सरकार से कि अगर इतने बजट में इंटर मेडिकल कॉलेज करके पूरे राज्यों में मेडिकल एजुकेशन देना चाहते हो तो यह धोखा है जनता के साथ, और इस धोखे के साथ मतलब लोगों के साथ सबसे बड़ा। सर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा, लेकिन मेरे को पूरा बोलने तो दिया जाए। सर इसी तरीके से 8 मिनट हो गए, 6 मिनट की बजाय। सर अभी तो मैं शुरू ही हुआ हूं सर। बाद में आपके ही लोग कहेंगे कि हम रह गए, फिर मैंने तो लिखा हुआ टाइम सबका। सर मैं ये कहूंगा इसी तरीके से, चाहे कोटला झील की बात हो, बार बार उसका उल्लेख किया जाता है। सर आखिर में एक बात मैं कह के अपनी कर दूंगा। सर इस बजट में हमारे इलाके को अरावली सफारी पार्क देने की बात करी गई है। सर मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें जरूरत जो है अरावली सफारी पार्क की जब है, उससे पहले हमारे जो है सड़कें बनाई जाए, हमारे यहां खेतों को पानी दिया जाए, पीने को पानी दिया जाए, हमारे यहां शिक्षक दिए जाए, हमारे यहां जो है चिकित्सक दिए जाए, और बेहतर कानून व्यवस्था। सर आज कानून व्यवस्था का विश्वास जो है वो टूटता जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं को दे, ना कि अपने भ्रमित करने के लिए लोगों को लोक लुभावना है। तो इस वजह से ये बजट जो है अपने आप में जो किसी चीज के लिए नीरस तो है ही। और एक बात और कहते हुए सर, इस तरीके से अगर बजट में अनदेखी, जैसे हमारे साथी ने कही, जैसे झज्जर में 4 विधायक कांग्रेस के, मेरे को लगता है हमारे इलाके के साथ भी तो घोषणाएं होनी और उनको ना पूरी होना अपने आप में दर्शाता है कि भेदभाव किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि बजट में इस तरीके के बार बार प्रावधान होना सर ये पूरी विधायिका का सवाल है। अगर विश्वसनीयता उठेगी तो इससे सब चीज होगी। थैंक यू, धन्यवाद। श्री जगदीश नायर जी, सॉरी एक मिनट पहले बलराज कुंडू जी। अध्यक्ष जी, आज वैसे कई साथी ऐसे बोल रहे थे चर्चा तो बजट पे होनी चाहिए थी, लेकिन बोल कुछ हो ही रहे थे, उनको यही नहीं पता बजट पे चर्चा क्या होती है। मैं तो इस बात से हैरान हूं। चलिए आप अपनी बात करें, बाकी विधायकों के बारे में कोई कमेंट ना करें। आप अपने विधायक ने अपनी मर्जी बोली है। चलिए मैं तो एक मेरे मन में बात थी इसलिए बोला मैंने। नहीं, आप अपने तो मैं ये कहना चाहता हूं आज ये बजट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और बजट पे खोल रखे मैं। आज हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ नाराजगी हो रही थी, मैं कहना चाहता हूं ये यहां जो बोलते हैं उसको सत्य मत मान्या करो, ये सारा हरियाणा जान चुका है, ये तो कन्फर्म हो चुका है। सदन में जो बातें बोली जाती है वो टोटली, और मैं तो हैरान हूं, ये बुकलेट छापी हुई है 2014 के अंदर जब भाजपा सत्ता में आई तो उस टाइम पे 70,931 खुद छाप रही है अपने पंपलेट में कर्ज था इस हरियाणा प्रदेश पर,
और आज 2022-23-24 में 2,85,885। ये मुझे इस बात की हैरानी, ये अमाउंट कहां से लिखा। मैं आज अभी देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जो डेट है हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर, वो 3,24,448 है। ये कौन सा मैच, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे हरियाणा सरकार मानहानि का दावा करे कैसे गलत आंकड़े दे रहे हो, या हरियाणा सरकार इस बात को क्लियर करे कि वो हरियाणा प्रदेश के सामने, लोगों के सामने झूठा बजट में क्यों ये आंकड़े दे रही है। दोनों में से एक काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये है आज के हालात। और मैंने अभी देखा कि उस बजट के अंदर पर व्यक्ति अब करें 2014 में 1,47,000 रुपए पर व्यक्ति की आय कैलकुलेट कर रखी है, और आज 2023 में 2,96,000। मैं पूछना चाहता हूं, ये आय है या पर व्यक्ति कर्ज है? जरा इसको भी चेक कर लिए, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। आज प्रदेश के हालात जर्जर हैं। आज गरीबी में दस्ता जा रहा है एक आदमी की आय। फिर तो ये 1,80,000 जो आपने इनकम दिखाई, एक भी नहीं होगा हरियाणा के अंदर। ये जो ये परेशान, ये पीपीपी आपने दिया है, पब्लिक परेशान पत्र जो आपने लागू कराया है, एक भी हमारे उसमें लागू नहीं आना चाहिए। वो तो 1,80,000 है। आप पर व्यक्ति 2,96,000 इसमें लिख रहे हो आप बजट के अंदर, तो वो कहां से आगे? ये कितना बड़ा आंकड़ा जो खेल है, जो समझ में नहीं आ रहा। आप कितनी बड़ी झूठ जो आपने अंदर बोल रहे हैं, ये शर्म की बात है। आज आपने इसके अंदर लिखा हुआ है, सरकार ने 63,000-64,000 कर्ज लिया है, और जो कर्ज लिया है उसको अभी रिसिप्ट में शो कर रहे हैं अपने बजट के अंदर। वो रिसिप्ट है जो कर्ज लिया है, यानी कर्ज को भी रिसिप्ट मान के जो ना आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। और जो ये ओपीएस स्कीम जो पेंशन के लिए हमारे कर्मचारी चला रहे हैं, मात्र उसके अंदर 1,275 करोड़ रुपए जो उसकी कंट्रीब्यूशन होना सरकार का, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो फैमिली पेंशन के नाम से उसका जो हिस्सा देना होता सरकार ने, और नई पेंशन स्कीम में 1,225 करोड़ रुपए आज भी दे रही है। वो अडानी को देना है ना, पैसे इसलिए दे रही है। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ब्रेक के उस पार, देखिए 25 बड़ी खबरें।